और बहुत सारे वीडियोस हम लगातार सोशल मीडिया में देखते आ रहे हैं, मीडिया अखबार उसको कवर कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि वो दर्द की पुकार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही है, इस सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। वो वाहवाही में बिजी हैं, वो चुनावी रैली में बिजी हैं, सब ठीक है कह के क्रेडिट लेने में बिजी हैं, लेकिन जो वहां छात्र फंसे हैं उनकी ये पुकार उनके आवाजों तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो यूक्रेन की समस्या है, इसमें जो भारत के छात्र और छात्राएं फंसे हैं, उनकी हालत मोदी सरकार के अहंकारी रवैये को उजागर करती है। वो उजागर करती है कि ये सरकार अपनी जिद, अपने प्रचार का जो उनका पूरा एक भूख है, उसके आगे भारतीय छात्रों की मुसीबत की कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता लगातार सवाल करते आए हैं और आज उन सवालों को आपके सामने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी रखना चाहती है और सरकार से पूछती है। स्पष्ट शब्दों में हम जानना चाहते हैं कि यूक्रेन में भारत के कितने छात्र और कितनी छात्राएं आज भी फंसे हुए हैं। वो छात्र और छात्राएं कौन से इलाके में फंसे हैं? कितने बच्चे हमारे देश के वो बमबारी वाले इलाकों में हैं? कितने बच्चे वो बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और कितनों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है? ये बेसिक जानकारी इस देश के बच्चों के बारे में भारत का हर एक नागरिक और उन बच्चों के माता पिता परिवार वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जानकारी को देश के सामने रखे। दूसरी बात, हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, क्योंकि लगातार वीडियो आ रहे हैं कि बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है, छात्र छात्राओं के पास पीने का पानी तक नहीं है। तो सरकार ने अपनी सूत्रों के माध्यम से, अपने दूतावासों के माध्यम से ऐसी कौन सी व्यवस्था की है कि जो छात्र छात्राएं अपने दम पर संघर्ष करके बमबारी के बीच में किसी तरह से बॉर्डर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खाना या पानी तो मुहैया हो। एक युद्ध क्षेत्र में वो भूखे प्यासे रहकर किस तरह से अपना बचाव कर रहे हैं, इसमें सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी सरकार से स्पष्ट जवाब चाहती है। तीसरी बात, बॉर्डर पे जो छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं, खासतौर पर पोलैंड के बॉर्डर पे, हंगरी के बॉर्डर पे और रोमानिया के बॉर्डर पे पहुंचने के बाद बॉर्डर पार करने में 1 से 1.5 दिन लग रहा है। कई जगह पे बर्फबारी हो रही है, -6, -8 डिग्री टेम्परेचर है। बॉर्डर के पार दूसरी तरफ हमारे देश के 4 मंत्री खड़े हैं स्वागत के लिए। वो स्वागत के लिए वहां खड़े हैं, वो नारे लगवाने के लिए खड़े हैं, लेकिन इस बीच में 1.5 दिन का वक्त लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? यूक्रेन तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं, भारत ने तो पक्ष नहीं लिया, लेकिन भारत सरकार अपने संबंधों का इस्तेमाल करके ये भी तय नहीं कर पा रही है कि जो बच्चे अपने आप बॉर्डर तक पहुंच गए वो कम से कम कुछ मिनट के अंदर बॉर्डर पार तो कर जाएं, अपने मंत्रियों के स्वागत को सिर चढ़ाने के लिए तो पहुंच जाएं। मंत्री वहां खड़े हैं स्वागत के लिए, लेकिन 1.5 दिन तक बॉर्डर खुल नहीं रहा है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ये भारत सरकार से पूछती है। इसके अलावा यूक्रेन और रूस दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, आज से नहीं है, शुरू से अच्छे संबंध हैं। मोदी जी की दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से सीधे बात होती है। क्या उन्होंने आज तक भारतीय छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित पैसेज, सेफ पैसेज की बात की है? और उसको सेफ पैसेज मिलने में क्या दिक्कत आ रही है, ये बात हम जानना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ रूस के राष्ट्रपति कहते हैं कि बंधक बनाया है यूक्रेन के सरकार ने, सेना ने हमारे छात्रों को। दूसरी तरफ यूक्रेन, हमारी सरकार कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार दोनों सरकारों के साथ लगातार टच में है, हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों राष्ट्रपतियों के लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हुए भारत की मजबूत स्थिति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो शुरू से आज तक रही है, नेहरू जी के जमाने से जो आज तक भारत का एक दबदबा रहा है ऐसे मामलों में, उसका इस्तेमाल करके सेफ पैसेज क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्यों हमारे छात्रों को, छात्राओं को वहां पे भटकना पड़ रहा है बमबारी के बीच में? इस सवाल का जवाब सरकार से पूरा देश चाहता है। और सबसे बड़ी बात, आप सबने वीडियो देखा है, लगातार वीडियो आ रहे हैं बच्चों के कि जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उनको कोई उठाता नहीं है, उठाता है तो जवाब नहीं मिलता है या काट दिया जाता है। 1.5 दिन 2 दिन लग रहे हैं हेल्पलाइन तक पहुंचने के लिए। युद्ध का क्षेत्र है, पल पल में कुछ घट रहा है, हर पल पे वहां बम मिसाइल गिर रहे हैं। वहां पे 1.5 दिन, सूचना तकनीकी का दौर है, ये IT सुपर पावर है हम, ये टेक्निकल मामला है। क्यों इमीडिएटली ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही है सरकार की ओर से कि जो छात्र छात्राएं वहां फंसे हैं वो कम से कम हेल्पलाइन तक तो पहुंच जाएं?
भारत सरकार तो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनकी आवाज हेल्पलाइन तक तो पहुंच जाए, ये व्यवस्था तो होनी चाहिए देश के अंदर। ये भी सरकार करने में क्यों असफल है? कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से इसका जवाब चाहती है। और साथ ही जो एक बात जो शोभा जी ने भी बोली, लगातार बीजेपी के नेता मंत्री जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जनरल वीके सिंह के जो बयान आज आए, एक तो उन्होंने ये कहा कि 2 छात्रों की वहां मृत्यु हुई, युद्ध क्षेत्र में होता है। ये हमारा युद्ध नहीं है, हम तो वहां युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम तो उन दोनों देशों के अच्छे संबंध वाले देश हैं। तो हमारे छात्रों को ये क्यों भुगतना पड़ रहा है? ये कह के हमारी सरकार इसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकती है कि युद्ध क्षेत्र है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, और भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा करना। और दूसरी बात जो आज उन्होंने की कि हमने तो एडवाइजरी जारी कर दी थी, उस एडवाइजरी की मियाद निकल गई, अब बच्चे कैसे भी पहुंच जाएं जो जगह हम बता रहे हैं और वहां से हम ले लेंगे। ये बात भी सरासर गलत है। पहली बात, जो 15 फरवरी को एडवाइजरी जारी हुई थी, उसमें यह स्पष्ट कहा गया था कि सभी भारतीय जो यूक्रेन में रहते हैं, खास तौर पर वे छात्र जिनके पास कोई जरूरी काम नहीं है, वे चाहें तो टेम्परेरी तौर पर वापस आ सकते हैं। अब इन शब्दों का अर्थ आपने क्या समझा और छात्रों ने क्या समझा, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भेद होना चाहिए। ये 15 फरवरी की बात है। दूसरी बात, अब जो उन्होंने एडवाइजरी इशू की परसों ये बोला 1:30 बजे कि 6 बजे खार्किव में रहने वाले जितने छात्र छात्रा हैं, वो 3 जगह, पेसोशिन, बबाई और बेजलिवका, 3 जगहों के नाम दिए गए। बोला 1:30 बजे कि आप कैसे भी 6 बजे वहां पहुंच जाइए। जो पता चला कि रूसी संपर्कों से पता चला वहां बमबारी होने वाली है। कैसे पहुंचे? ना तो जनरल वीके सिंह बताते हैं देश को, ना भारत के दूतावास बताते हैं वहां छात्रों को, कोई नहीं बताता है। खैर, छात्र फिर भी पहुंचे। कोई ट्रेन में पहुंच पाया, बहुतों को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया। आज की मीडिया खबरें हैं कि छात्र 25-25 किलोमीटर चलकर उस युद्ध क्षेत्र में 25 किलोमीटर चलकर जहां बमबारी चल रही है, वो पेसोशिन पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद पता लगा कोई नहीं है भारतीय दूतावास का, वहां पे कोई था ही नहीं। तो आपने भारतीय छात्र छात्राओं को वहां क्यों भेजा जहां आप हैं ही नहीं? और वहां पे कहा गया कि रूसी बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा। फिर पता चला कि नहीं, अब हंगरी जाएंगे और हंगरी के लिए टिकट है बस का। ये भारत की सरकार की वहां व्यवस्था हो रही है जो एडवाइजरी परसों की गई है। और जनरल वीके सिंह कहते हैं कि वो पहुंच जाएं, जैसे कि पबजी का गेम है जिसमें कि बमबारी में आप आराम से चलते हुए कूदते हुए पहुंच जाएंगे। इस सरकार को गेम्स बहुत पसंद है, लेकिन वो असल युद्ध क्षेत्र है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और सरकार के लोग, भाजपा के लोग लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इन बच्चों ने सही से प्लानिंग नहीं की। इस सरकार ने क्या प्लानिंग की थी? जो सरकार आज वायुसेना के जहाज भेज रही है, आज से 10 दिन पहले नहीं भेज सकती थी। जिस सरकार के पास पूरी सूचना तंत्र है, जिस सरकार के पास पूरा विदेश मंत्रालय है, जिस सरकार के फोन पर दोनों देशों के राष्ट्रपति हैं, वो सरकार तो प्लान कर नहीं पाई कि ये दौर आने वाला है और हमें बाद में अपने वायुसेना के जहाज भेजने पड़ेंगे। लेकिन बच्चे प्लान कर लेते। ये जो अपनी असफलता का ठीकरा उन बच्चों के सर पे फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भारत के सरकार के मंत्रियों को और संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भारत के नागरिक हैं। इनका भारत सरकार का फर्ज है कि उनको सुरक्षित वापस लेकर आए। यही नहीं, दूसरी तरफ देखिए, जो अरविंद बलाड हैं, जो कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, काफी कद्दावर नेता हैं कर्नाटक के, उन्होंने बयान दिया कि जो छात्र की वहां मृत्यु हुई है गोलीबारी में, नवीन की, उसकी डेड बॉडी वापस नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि जगह जगह घेरती है। भारतीय नागरिकों की मृत्यु उपरांत गरिमा का भी ख्याल नहीं करेंगे। क्या कभी ऐसा इस देश में सुनने को आया है? कभी भारत की किसी भी सरकार ने अपने नागरिकों की मृत्यु के बाद इस तरह से उनकी गरिमा का हनन किया है? कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि अरविंद बलाड का कर्नाटक सरकार से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि उन्होंने भारत के नागरिक की गरिमा का मृत्यु उपरांत हनन किया है। और तीसरी तरफ प्रहलाद जोशी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी है, वो कहते हैं कि ये पास नहीं कर पाते 90% लोग नीट में, इसलिए चले जाते हैं। आप लोगों को मैं बताऊं, नीट में क्वालिफाइंग मार्क 18% है। पिछले साल 7.5 लाख रैंकिंग वाले बच्चे को 21% वाले बच्चे को भी एडमिशन मिला है, और जो डेथ हुई है वो 97% वाला बच्चा था। 97%। ये सरकार भूलती है कि 90,000 सीट है और आप 8,70,000 बच्चे पास हुए थे। और यूक्रेन भी नीट की रैंकिंग के आधार पर एडमिशन देता है।
लेकिन वहां इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे फीस 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंचती है। और जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं वो नीट की रैंकिंग में ऊपर होते हैं लेकिन पहले 90,000 में नहीं आए थे, वो उनकी मजबूरी है कि यहाँ पे कम दरों पे शिक्षा प्राप्त करके अपना करियर बना रहे हैं और उनको ये सरकार कह रही है कि ये बच्चे फेल होते हैं इसलिए वहां जाते हैं। तो इस तरह की अनसंवेदनशीलता का कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और सरकार से जवाब चाहती है कि जो भी हमारे नागरिक वहां फंसे हैं उनको वापस लाने की तुरंत व्यवस्था करे, देश के लोगों को ये बताए कि कितने लोग वहां पे फंसे हैं, युद्ध के क्षेत्र में कितने फंसे हैं, कब वो वापस आएंगे, भारत की दूतावास उन लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं। आप पोलैंड में बैठे हैं, आप रोमानिया में बैठे हैं, आप हंगरी में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे यूक्रेन में बैठे हैं और बच्चे को यूक्रेन तक आप कैसे पहुंचेंगे कि कोई तो इतना बड़ा हम महाशक्ति हैं और हम महाशक्ति मोदी जी के टाइम से नहीं है, उनसे पहले से हैं। और एक महाशक्ति को ऐसे लाचार देखना इस देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत दुख की बात है और कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि तुरंत भारत सरकार पूरे देश के साथ ये साझा करे कि उसका इवैक्यूएशन प्लान क्या है, बच्चे कहाँ हैं और हेल्पलाइन तुरंत बच्चों को मुहैया हो वहां पे, इसकी व्यवस्था की जाए।